हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लाया हूँ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, 2 नंबर के क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। अच्छा, अब पहले अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। आपने क्लास 9th में एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, एटम्स के ऊपर तो एक पूरा चैप्टर भी था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहुत से टर्म्स ऐसे होंगे जो सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर टिपिकल्स लग सकती हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स याद हैं या नहीं है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स याद नहीं हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद नहीं है, आपको ये नहीं पता कि वैलेंसीज कैसे निकाली जाती हैं, ये सब क्लास 9 की चीज़ें हैं, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स, उनके नाम, उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि 10th में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। क्लियर? अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें अपन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रिएक्शंस होती हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। सो आपने एटम्स के बारे में सुना, मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना, आपने सुना कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब ये सब चीजें एक दूसरे दूसरे के साथ मिलती हैं तो एक नई चीज बनाती हैं। ठीक है, यही कहलाती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस occurs when a reactant transform into product through the rearrangement of atoms। जब एटम्स का रीअरेंजमेंट किया जाता है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब मैंने क्या बोल दिया, आधों को तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक से चलते हैं। सुनो मेरी बात। मैंने आपसे बोला कि एक रिएक्टेंट को काय में कन्वर्ट कर देना, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट एक नहीं होता। रिएक्टेंट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, इनको रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, जब ये एक साथ रिएक्ट करेंगे तो काय में कन्वर्ट होंगे? ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर? अब कैसा होता है, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। वो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल्स में आ जाएगा Na। Na के बारे में तो हमने सुना होगा। ठीक है, Na क्या होता है? Na होता है सोडियम। सोडियम को मैंने रिएक्ट करवा दिया Cl के साथ। Cl क्या होता है? Cl होता है क्लोरीन। क्या होता है बेटा? क्लोरीन। सोडियम एंड क्लोरीन को रिएक्ट करवाया और मुझे क्या मिला? मुझे मिला NaCl। मुझे मिला NaCl। क्लियर? मिल गया? मुझको मिल गया NaCl। अब मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरा सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम। ये है मेरा सोडियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ सोड। सोडियम लो, पूरा लिख दिया। और ये क्या है मेरा? क्लोरीन। और जब इन दोनों ने रिएक्ट किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। मेनली अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि Na क्या हो गया? Na और Cl ये दोनों हो गए आपके रिएक्टेंट। क्या हो गया बेटा? रिएक्टेंट। और ये क्या है आपका? NaCl जब मिल गया, ये हो गया प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं सोडियम, इसको हम कहते हैं क्लोरीन। और जब ये मिल जाते हैं, इनको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इनको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम यहाँ लिख देता हूँ। सो हाँ, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब अपन आगे बढ़े तो भाई केमिकल रिएक्शन मेनली हुई क्या? केमिकल रिएक्शन हुई कि भाई रिएक्टेंट्स को मिला के
जब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है, जहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इन सब का यूजेस किया जाता है। अब जब भी रिएक्टेंट्स मिलाए जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। और जब एक न्यू सब्सटेंस अपन को मिलता है, जैसे कि NaCl, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी उनके रिएक्टेंट से। जैसे कि यहाँ सोडियम की अलग होगी, क्लोरीन की अलग होगी, लेकिन जब वो मिल जाएंगे तो इसकी भी अलग होगी, किसी की मैच नहीं कर रही होगी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, सबकी अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सबकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कुछ कम ऐसा हुआ कि कुछ कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, कुछ ज्यादा टेम्परेचर में बॉयल हो रहा है, वहां पर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। क्लियर है? अब इसमें कुछ डाउट होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। एक मिनट। हम्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अपने पास है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस, क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा हूं तो रिएक्टेंट के केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी अलग होंगी। क्लियर है? अब अपन बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस, क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? सो केमिकल चेंजेस के बारे में अपन पहले देख लेते हैं, बहुत इजी कि अपन को पढ़नी केमिकल के बारे में। सो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब भी अपन कोई चीज बनाएंगे, दो सब्सटेंस को मिलाएंगे, हमेशा अपन को एक नया सब्सटेंस मिलेगा, ये अपन ने पढ़ा। लेकिन हमेशा हमें उनकी नई प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। क्लियर है? जब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी। ठीक है, कुछ हो या चेंज ना हो, केमिकल प्रॉपर्टीज 110% चेंज होंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया गया आयरन के साथ, दो नए सब्सटेंस मिले, एक था फेरस सल्फेट, एक था कॉपर। ठीक है, अब इसमें एक चीज बता देता हूं मैं आपको। केमिकल चेंज क्या हुआ? केमिकल चेंज इसमें ये हुआ, केमिकल चेंज इसमें ये हो जाएगा कि भाई पहले Fe अकेला था, फिर CuSO4, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। SO4 होता है सल्फेट, Cu होता है कॉपर। ये एक एक्वस फॉर्म में पाया जाता था। काय में? एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर Fe क्या, एक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड समझते हो, सॉलिड लिक्विड गैस बचपन में पढ़ा होगा। Fe क्या है? सॉलिड है। CuSO4 किस फॉर्म में पाया जाता था? लिक्विड फॉर्म में। और ये ब्लू कलर का होता था। लेकिन जैसे ही इनका केमिकल रिएक्शन कराया, इसका, फेरस का, और मतलब फेरस क्या होता है? आयरन होता है, आयरन का और CuSO4 का, ये इन्होंने बना दिया FeSO4। FeSO4 क्या होता है? FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट। अब ये आपका किस फॉर्म में हो गया? एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में। और Cu जो आपका था, ये Cu, ये बाहर आ गया। ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया सॉलिड फॉर्म में। तो ये इसकी केमिकल चेंजेस हुए, जहां पर उसकी नई प्रॉपर्टीज बन गई। कैसी प्रॉपर्टीज बन गई? नई प्रॉपर्टीज। हमेशा याद रखना, जब भी नया सब्सटेंस मिलेगा, नई प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, ये केमिकल चेंज होता है। क्लियर? ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, पेपर में आएगा तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो डिफरेंस का। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन स्टेट, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता, सिर्फ उनका कलर चेंज होता है, या तो फिर उनकी स्टेट चेंज होती है। मतलब सॉलिड से या तो वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से या तो वो गैस बन सकता है, गैस से वापस सॉलिड बन सकता है। ये स्टेट चेंज हो सकती है। आपने पढ़ा होगा स्टेट तीन तरह की होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ी होगी आपने। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो आपकी स्टेट्स थी वो ही चेंज होंगी। उनका कलर चेंज हो सकता है किसी सब्सटेंसेस का, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस वही रहेगा। वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फिजिकल चेंज कहलाता है। अब जिसकी यहाँ पर आपको दो बीकर दिख रहे होंगे, पहले उसमें वही चीज है, आयरन ने डाली है, CuSO4 है, अभी भी ये लिक्विड में ही है,
और अभी भी ये लिक्विड में ही है, बस क्या हुआ, फेरस जो था वो बाहर चला गया, सीयू अंदर आ गया। नेल अभी भी है, नेल अभी पहले भी थी। पानी अभी भी है, पानी पहले भी था। ये इसका फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला। क्लियर। वाटर चेंजेस टू स्टीम एंड बॉइलिंग। पानी मतलब भाई देखो, नया सब्सटेंस तो आपको ये मिला कि FeSO4 बन गया, वो केमिकल चेंज हुआ। ये एफ ये CuSO4 था, FeSO4 हो गया, ये आपका केमिकल चेंज है। लेकिन पहले भी पानी था, आज भी पानी है। वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग, मतलब पानी को गर्म करोगे तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाप वापस काय में चेंज हो जाती है, लिक्विड में तो चेंज होती है भाई। पानी भाप बनता है, वापस भाप काय में कन्वर्ट होती है, वेपर काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर वापस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो ये फिजिकल चेंज है भाई, स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा, पानी था पानी है। क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? आप नोट्स चाहो तो नोट्स ले सकते हो, बाकी इस PPT की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट तो है नहीं? कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कोई केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है? क्लियर। क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाइंग केमिकल रिएक्शंस, हाउ वी डिफाइन इट इज अ केमिकल रिएक्शन, हाउ वी कैन से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम कहें कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? सो पहली चीज, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो वहां पर बबल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे? फॉर्म्स, बबल्स होंगे। गैस बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे, पानी वेपराइज हो रहा होगा, या कोई ना कोई चीज वेपराइज हो रही होगी। क्लियर। ये पहला पॉइंट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बन रही होगी। टेम्परेचर चेंज होगा, या तो वो ठंडा हो रहा होगा, या तो वो गर्म हो रहा होगा। इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कोई चीज हो रही होगी, या तो हीट रिलीज हो रही होगी, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। क्लियर। पर्सिपिटेशन, फॉर्मेशन हो रहा होगा। मान लो कोई चीज है तो उसके सॉलिड सॉलिड छोटे छोटे टुकड़े बन रहे होंगे, सॉलिड फॉर्म बन रहे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसको हम पर्सिपिटेट कहते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज precipitation? So when a reaction occurs, the solid form in a solution is also formed. The formation of solid forms, solid substances in a reaction is known as a precipitation reactions. Okay, so precipitation reactions भी हो रही होंगी। कलर चेंज हो रहा होगा, या तो कलर में आ रहा होगा, या तो ट्रांसपेरेंट हो रहा होगा, विजुअल कलर्स हो रहे होंगे कभी कभी, ऐसे कलर जो आप देख सक रहे होगे। स्टेट चेंज हो रही होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। ठीक है, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन हो रहा होगा, स्टेट चेंज हो रही होंगी। ये 5 कंडीशन है। क्वेश्चन इसमें आता है कि हाउ वी कैन से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो आप ये पांचों पॉइंट लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। ये क्या है बेटा आपके लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं तो इसमें लो, 2 स्टार ले लो। 2 स्टार क्वेश्चन है भाई, ये आता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब अपन आते हैं कि कोई भी इक्वेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज एन इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, क्या होती थी केमिकल रिएक्शंस, ये पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन, और कैसे अपन कोई इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस होती क्या हैं और कैसे कोई इक्वेशंस आप लिख सकते हो, अपन इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। So, a chemical equations represent a reaction using symbols and a chemical formulas of reactant and product. देखो, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है। सो केमिकल रिएक्शन में आपने जो फॉर्मूले देखे, जैसे कि NaCl देखा था आपने, आपने Na देखा था, Cl देखा था, NaCl बनते हुए देखा। क्लियर। तो जब वो बना तो वो क्या कहलाया? वो उसके फॉर्मूले थे, उसके वो सिंबल्स थे, वो फॉर्मूलेस थे, वो उसके सिंबल्स थे। क्लियर। सो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ रिएक्शन, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूजिंग देयर सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के भी फॉर्मूला लिख दो, प्रोडक्ट के भी फॉर्मूला लिख दो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया है, ZnH2SO4, ZnSO4H2। तो ये रिएक्टेंट एक साइड, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? रिएक्टेंट है। राइट हैंड साइड क्या आपका? प्रोडक्ट है। तो Zn एक फॉर्म सिंबल है, H2SO4 एक सिंबल है, ZnSO4 एक सिंबल होगा बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला होगा बोल सकते हैं, H2 एक फॉर्मूला सिंबल होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते चले तो वर्ड्स इन वर्ड इक्वेशन, इक्वेशंस में क्या होती है, वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वापस से। सो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स। एक ऐसी इक्वेशंस, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जहां पर सिंबल्स, उनके केमिकल फॉर्मूलाज, इनका यूज किया गया 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 हो उनके रिएक्टेंट में, उनके प्रोडक्ट में, वहां पर अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। अब वर्ड इक्वेशंस क्या होती है बेटा? वर्ड इक्वेशंस जो भी आपने केमिकल रिएक्शन में देखी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने आपको बताया था कि NaCl, मैंने क्या बताया था बेटा? Na प्लस Cl, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे बोला कि इसका मिलके बन जाता है NaCl। सो अब एक वर्ड इक्वेशन क्या होगी? वर्ड इक्वेशन मतलब इनका नामकरण करना। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है ना, एज इट इज आपको भी इसका नामकरण करना है। Na क्या होता है बेटा? Na होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम। फिर क्या लगा दो? प्लस लगा दो। Cl क्या होता है? क्लोरीन। क्या होता है बेटा? क्लोरीन। CHLORINE, क्लोरीन। क्लियर? एंड इसका भी नामकरण कर दो। अभी जब मिलते तो क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं सोडियम सी, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं? CHLORIDE, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई NaCl बनता कैसे है, ये क्लास 9th की चीजें आपने पढ़ी होंगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। सो अब जब भी आप नामकरण करते हो तो जैसे कि अब सोडियम है, सोडियम किस फॉर्म में पाया जाता है? सोडियम मेनली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? तो वहां पर अपन ऐसा ब्रैकेट बना के एस लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में, तो एस लिख देते हैं। ठीक है, NaCl किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में, एस लिख देते हैं। तो ये एस होता है क्या? एस होता है सॉलिड। क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड। एल को अपन डिनोट करते हैं लिक्विड से, जी को गैस से। कोई पानी वाली चीज है, लिक्विड एक्वस सोल्यूशन है, उसको अपन एक्वस से। जब गैस वेपराइज हो जाती है, मान लो कोई रिएक्शन हो इसमें गैस मतलब भाप बन के उड़ गई, तो ये हो गया गैस, भाप बन के उड़ गई। कोई ऐसी चीज थी भाप नहीं हो रही, सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है वहां पर, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, जो मैंने आपको बताया। कोई ऐसी रिएक्शन यहाँ पर अपन को सॉलिड फॉर्म मिल गया, पानी में नीचे बैठ गया, वो होता है प्रेसिपिटेट। वहां पर अपन ऐसा बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा एरो नीचे घुमा दो। ठीक है, ये बना हुआ है। तो ये ड्राइंग मेरी इसमें गंदी है यार। ठीक है, क्लियर है कि भाई एक वर्ड इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन मतलब जो आपके फॉर्मूले हैं उनको आप वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, सिमिलर। ठीक है, जो भी आपके पास था, Na था, Cl था, NaCl था, तो Na को सोडियम लिख देना, Cl को क्लोरीन लिख देना, NaCl का सोडियम क्लोराइड लिख देना, वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, उनका नाम लिख देना। वही होती है वर्ड इक्वेशन। क्या होती है बेटा? वर्ड इक्वेशन होती है। बहुत से क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसका वर्ड फॉर्मेशन बना के बताओ। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आई थिंक स्टिल क्लियर होगा इतना टॉपिक तो। अपन आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अपन ने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी पढ़ी होंगी आपने पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लॉ बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। भाई इस पे क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक बार मैंने कोई केमिकल रिएक्शन कर दी तो ना ही उसमें कोई नया एटम क्रिएट होगा, ना ही उसमें कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। एक बार जितने कंपाउंड मैंने ले लिए, जितने ले लिए उतने ही उसमें रहेंगे, ना वो कभी क्रिएट होंगे एक्स्ट्रा, ना ही वो कभी डिस्ट्रॉय होंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट क्या है बेटा? रिएक्टेंट मतलब आर, वो इक्वल है किसके? प्रोडक्ट के। किसके इक्वल है बेटा? प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, R = P। हम बोल सकते हैं टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, क्या डाउट होगा भाई इसमें? ठीक है, अब चलो अपन एक केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं।
एक बार बता देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही कभी कोई एटम क्रिएट होता है, ना ही कभी कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। एक बार जितने एटम आपने ले लिए उतने ही एटम उसमें रहेंगे। और जितना मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट का होता है, मतलब एक बार जितने आपने एटम लिए उतना वो मास भी होगा, तो उतना ही मास सेम टू सेम प्रोडक्ट में भी होगा। जितना रिएक्टेंट में होगा उतना प्रोडक्ट में भी होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया, एक अनबैलेंस इक्वेशन दी है। Zn प्लस एच सी एल प्लस ZnCl2 प्लस H2। इसको अपन को क्या करना है, इसको अपन को वेरीफाई करना है, इसको अपन को बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंसिंग करनी है इसकी। अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको करना कुछ नहीं है। जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें लिखी है ना उनको एक साइड लिख लो, जितनी राइट हैंड साइड वाली चीज़ है उनको एक साइड लिख लो। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, जेड। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने बना देता हूँ। यहाँ मैंने बोला आप लिख लो एक लेफ्ट हैंड साइड एक चीज जो कि होगी जेड, लिख लिया। जेड एन, जेड कितने जेड एन है लेफ्ट हैंड साइड, एक है बस। कितना है, तो ऐसा एक इक्वल का साइन बनाओ और वहां लिख दो एक, लिख लिया। ओके। अब बताओ और क्या है वहां पर, एच हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं वहां पर, एच दिख रहा है, हाँ एच कितने हाइड्रोजन है वहां पर, एक। कितने हैं बेटा, एक ही है। कोई नंबर दिख रहा है वहां, नहीं, तो एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सीएल कितने हैं वहां पर, सीएल आपके वहां पर कितने हैं। सीएल आपके पास एक है। कितना है बेटा, एक। कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब आप बताओ कि राइट हैंड साइड आपके पास जेड एन कितने हैं। आपके पास राइट हैंड साइड भी जेड एन है आपके पास एक। ये देखो एक है, ये दिख रहा है आपको एक। अब बताओ आपके पास सीएल कितने हैं, ठीक है क्या, सीएल कितने हैं, सीएल कितने हैं आपके पास। चलो पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, दो। कितने हैं बेटा, दो। क्लियर। अब बताना आपके पास सीएल कितने हैं, ठीक है। लो, सीएल बताओ, सीएल कितने हैं आपके पास बेटा, आपके पास सीएल भी दो। आपके पास जेड एन एक है, जेड एन यहाँ भी एक है। लेफ्ट हैंड साइड भी एक है, राइट हैंड साइड भी एक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हाइड्रोजन एक है, राइट हैंड साइड आपके पास हाइड्रोजन दो है। कितने हैं बेटा, दो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एक क्लोरीन है, जबकि राइट हैंड साइड आपके पास दो क्लोरीन है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको करना पड़ेगा बैलेंस। आपको सारे नंबर सेम करने। तो मैं क्या करूं, मैं ये करूंगा, मुझे देखो जेड एन बैलेंस है तो हाथ मत लगाना जेड एन को अभी तक, ठीक है। मुझे हाइड्रोजन को दो करना है, क्लोरीन को दो करना है। तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन क्लोरीन साथ में दिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन के आगे इधर, इधर लिख दूंगा टू, छोटा सा। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा टू। अरे पूरा गुद गया। चलो ये बड़ी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखा था बताओ, Zn प्लस HCl, थोड़ा दूर लिख देता हूँ तो टू लिख दूंगा मैं। HCl ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। अब Zn HCl, Zn Cl2 H2 यही थी, हाँ। अब मैंने क्या बोला कि मैं सिर्फ अगर यहाँ टू लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, यहाँ पर अगर मैं टू लगा दूं, क्या लगा दूं, टू लगा दूं। लो टू लगाते थे। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ मैं लगा दिया टू। ये रहा मेरा टू, छोटा सा बनाना था बड़ा बन गया। छोटा सा टू बनाते हैं यहाँ पर। ये छोटा सा टू बन गया। तो अब बता, दो एच हो गए, दो सी एल हो गए, दो एच दो सी एल हो गए। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ भी मैं लिख दूंगा कि भाई यहाँ दो हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, अब दो हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूँ। देखो ये मैं लिखा एच, और ये लिखा मैंने सी, और ये लिखा मैंने एल। अभी हाइड्रोजन कितने थे, एक। यहाँ भी एक, मतलब कुछ नहीं तो एक एक। मैं यहाँ टू लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, टू। तो टू वन जा टू, दो हाइड्रोजन हो गए। टू सी एल भी एक है, टू वन जा टू, तो सी एल दो गए। इस टू का मतलब होता है पूरे से मल्टीप्लाई करना, इधर एच से भी और सी एल से भी। दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन। अब बताओ, इधर भी दो, 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 इधर एक, इधर एक, ठीक है। जेड एन एक, जेड एन एक।
H2 Cl2 Cl2 यहाँ पर सब चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो Zn+2HCl, नीचे लिखा है Zn+2HCl गेस ZnCl2+H2। कोई डाउट है इसमें? नहीं, लिख लो आप इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं मेनली? होती तो बहुत सारी हैं। इसमें अपन वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। सबसे पहली रिएक्शन होती है आपकी केमिकल रिएक्शन, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है डीकम्पोजिशन। तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट। चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन सब के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट is known as combination reaction. What is decomposition reaction? जब एक सब्सटेंस को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे। एक रिएक्टेंट है, उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ के, अब तोड़ते कैसे बताऊंगा। तोड़ दिया और उससे ज्यादा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देना, वो डिकम्पोजिशन कर देना। डिस्प्लेसमेंट मतलब दो एलिमेंट्स थे, स्वैप अप कर देना, इसको इधर भेज देना, एक को इसको इधर भेज देना, यही बताऊंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस को एक्सचेंज कर दिया। आयंस क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, आगे अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सुनो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयंस को उठा के भेज देंगे, डिस्प्लेसमेंट में एलिमेंट्स को उठा के भेज देंगे। क्लियर? रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भेजे जाते हैं। किसको भेजे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस को एक्सचेंज करते हैं, रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहां पर ऐसी रिएक्शंस जो कि हीट रिलीज कर रही, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। What is combination reaction? So two or more substances combine to form a one product is known as combination reactions. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट बना रहे हो, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ देखो H2Cl, दो हैं, दो एलिमेंट मिले एक प्रोडक्ट बनाया HCl, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। CO+O2, एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिला के क्या बना रहे हैं, 2CO2, ये भी क्या हुआ, दो एलिमेंट मिले एक प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO+H2O, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हुआ, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पर लेकिन हीट रिलीज होती है। क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सिलेक्ट लाइम, रिलीजिंग हीट। चूना देखा, चूना, चूना जानते हो, चूना लगाने वाला चूना, वो कत्था चूना लगाते हैं पान में, हाँ वही वाला चूना, उसको पानी में डालोगे ना तो वो उसमें बबल्स आने लगते हैं। क्या लगते हैं, बबल्स। तो जब वो बबल्स आने लगते हैं बहुत गर्म रहता है जिसको पानी से रिएक्ट होता है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। ठीक है, लेकिन इसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कंसीडर करते हैं क्योंकि दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर? ये कुछ तो नहीं था इस, इट्स एन इजी, ये बच्चा बच्चा समझ गया होगा। अगली है, सॉरी, अगली है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टूटता कैसे, या तो मैं उसको गर्म कर दूं तो टूट जाए, या तो मैं उसमें लाइट मारूं, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ओ नहीं, सूरज की रोशनी, सनलाइट मारूं, ठीक है, गर्म, तो उससे वो टूट जाए। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालूं तो भी वो टूट जाता है। तो एक सब्सटेंस में अगर मैं गर्म कर रहा हूँ या लाइट दे रहा हूँ या इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ तो वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब अपन उसमें हीट डालते हैं उसको अपन कहते हैं थर्मोलाइसिस। क्या कहते हैं बेटा, थर्मोलाइसिस। पूछेगा, याद रखना, हीट रिक्वायर्ड हो रही है, अगर हीट की रिक्वायरमेंट है तो थर्मोलाइसिस, लाइट की रिक्वायरमेंट है तो फोटोलाइसिस, और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? अगर कोई रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, थर्मोलाइसिस रिएक्शन। अगर मैं लाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, फोटोलाइसिस रिएक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं, चलो आगे बढ़े। ओके, ये अपने पास एक दिया है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा दिया है, इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं।
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ क्या होता है? यहाँ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, जैसे कि ZnSO4। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है? यहाँ लिखता हूं मैं, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। अब पता है यहाँ हुआ क्या? इसको याद करना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी याद कराऊंगा ना, कहीं भूलोगे नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, ठीक है? हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब जो जिसके पास दम है, पावर, अच्छी पावर, ताकतवर है, ठीक है? और लेस रिएक्टिव मेटल मतलब फुद्दू सा इंसान, कोई काम का नहीं है, दो तमाचे मार के चला गया कोई भी इंसान, ठीक है? तो Zn क्या है वहां पर? एक Zn है, मान लो। अब यहाँ देखो, Zn एक एलिमेंट है और CuSO4 एक एलिमेंट है। यहाँ पर SO4 और Cu ये दोनों क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है? लेकिन Zn क्या करता है? ये एक Cu लड़का है और SO4 लड़की है, तो Zn भी एक लड़का है। अब सुनना, SO4 जो लड़की है वो अभी Cu के साथ रिलेशन में है, ठीक है? Cu के साथ क्या है? रिलेशन में। और Zn SO4 को पसंद करता है, ठीक है? Zn SO4 को पसंद करता है। और Zn कैसा? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि वो पावरफुल एलिमेंट है, उसके पास ताकत है, जिम जाता ठीक है? लड़का जिम जाता है, मस्त बॉडी बॉडी बनाई है। और Cu कैसा? एकदम पतला दुबला सुकड़ा सा इंसान, ठीक है? मरा हुआ सा। तो Zn आया, Cu को ऐसी लात मारी कि वो बाहर भाग गया, क्योंकि Cu क्या था? एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। और Zn ने SO4 के साथ क्या कर ली? SO4 को क्या करा? भगा के ले गया। तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया। समझ में आया क्या हुआ? वापस समझाता हूँ। Zn क्या था? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, या बोले हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसी के साथ भी। लेकिन Cu नहीं कर पाता, Cu एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देगा। तो Zn ने क्या करा? आया, Cu को लात मारी तो Cu बाहर, और SO4 के साथ रिएक्ट होके उससे शादी कर ली। क्लियर है? यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नीचे देखो, एक और है, AgNO3 और KCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है वैसे, ठीक है? ये वाला। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बताता हूँ। यहाँ पर आयंस एक्सचेंज होते हैं कैसे? AlSO4 का होल ट्राइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ क्या हुआ कि भाई जो Ca था वो SO4 के साथ रिएक्ट हो गया, और Al जो था वो OH के साथ रिएक्ट हो गया, और ये अलग अलग कॉम्पोजिशन के रिएक्ट आयंस रिएक्ट होने के कारण यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। देखो, Al कहाँ रिएक्ट हो गया? OH के साथ हो गया। और SO4 किसके साथ रिएक्ट हो गया? Ca के साथ रिएक्ट हो गया। हो गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ये भी है कि आपको पर्सिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्लियर? पर्सिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मतलब जितने भी आप टाइप्स पढ़ रहे हो सब इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देन डबल डिस्प्लेसमेंट है, देन आपका वहां पर आ जाता है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। इनमें चार में से कोई ना एक क्वेश्चन तो पक्का पूछता है वो 2 नंबर में। और भी क्वेश्चन है, उनको ही बता देता हूँ। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप भूलोगे नहीं, वो रिलेशनशिप वाली कहानी, ठीक है? वैसे याद कर लोगे तो फटाक से याद हो जाएगा। और मैं इसमें आपको भी बता दूंगा, ये आपको एक रिएक्टिव एलिमेंट्स की शीट भी दिख रही होगी, तो शीट को याद कर लेना कि कौन सा हाईली रिएक्टिव होता है, कौन लेस रिएक्टिव होता है, कौन मॉडर्न रिएक्टिव होता है, ठीक है? ये शीट आपको याद करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन? एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का गेन होना, मतलब ऑक्सीजन ले लेना, ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन को छोड़ देना और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। क्या क्या छोड़ना? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ले लो, बाकी सब छोड़ दो। ऑक्सीजन ले लो, इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, हाइड्रोजन छोड़ दो।
रिडक्शन उसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन छोड़ दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा, दिमाग में बिठाओ, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हटता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस किसका हुआ, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का। गेन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। रिडक्शन में उल्टा होता है, गेन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का। लॉस किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो के पास ऑक्सीजन हो। ऐसे सब्सटेंस जिनके पास ऑक्सीजन ना हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं, खत्म। ठीक है, तो आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन, चलो एक चीज और बचती है, उस चीज को मैं कंप्लीट बता देता हूँ यहीं पर। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये तो सुनना ही है अपन ने, इसको देख लेते हैं। देखो, ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों चीजें हो रही हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब अपने रोजाना जिंदगी में क्या क्या ऑक्सीडेशन होता है, तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो है कोरोजन। कोरोजन मतलब समझते हो, रस्टिंग। रस्टिंग समझते हो, जंग लगना। लोहे में जंग लग जाती है, वो ऑक्सीजन में रख दो, उसको मॉइस्चर में रख दो, फटाक से क्या होता है, वो रिएक्ट कर जाता है, उसमें क्या लग जाता है, रस्ट हो जाता है। क्या जाता है, रस्ट, जंग लग जाती है। ठीक है, वही होता है कोरोजन। अब इससे बचना तो क्या करें, उस पे अपन ग्रीन कोटिंग करते हैं, कोटिंग करी जाती है जैसे कि बच जाए, वो चीज बच जाए, पुताई कर दी जाती है, पेंट पोत दिया जाता है ना। ये होता है कोरोजन। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो ना यहाँ लिखी हुई, ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी ही करनी है। रस्टिंग की रिएक्शन है, 4Fe+3O2 प्लस XH2O गिव्स 2FeO3.XH2O। ये रिएक्शंस बिठा लो दिमाग में, पेपर में आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेंसिडिटी। क्या होती है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी खाना आपने बनाया, उस खाने को जब आप बहुत टाइम तक के लिए हवा में रख देते हो तो उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको रेंसिडिटी कहते हैं। जब किसी खाने में आपने कोई फैट वाली चीज बनाई, किसी तेल में कोई चीज बनाई, उसको आपने रख दिया कहीं पर खुले में, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो उसमें से स्मेल आने लगती है, खराब सा टेस्ट हो जाता है उसका, तो वो रेंसिडिटी कहलाती है। अब कैसे बचाएं कि वो भाई रिएक्ट ना हो, तो भाई फ्रिज में रखो। ठीक है, या फिर तुमने देखा हो, तुमने कुरकुरे खाते होगे, कुरकुरे चिप्स, लेस के चिप्स खाए होंगे, वो कभी खराब नहीं होते, कितने टाइम तक के दुकानों में रखे रहते हैं ना। 5-5 6-6 महीने उनकी शेल्फ लाइफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर एक गैस डाली जाती है पैकेट के अंदर, इसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से कोई चीज खराब नहीं होती। ये जैसे उसको आप खोल के रख दो, सीड जाता है, फटाक से नमी आ जाती है उसमें। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपन को, एयर टाइट कंटेनर में पैक करना चाहिए, फ्रिज में रख देना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन पैकेजिंग उसकी करवा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अपना लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं इस चैनल में क्लास 9th, क्लास 10th, हो सका तो क्लास 11th और क्लास 12th के भी वीडियोस लेक्चर डालूंगा। खुद मैं पढ़ाऊंगा, मेनली मैं यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर्स डालूंगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन दिस वीडियो। एंड जितना हो सके अपने दोस्तों तक ये चैनल शेयर करें कि उनको भी मदद मिल पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। एंड तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, दिस इज अमर।